Good morning, students. Welcome to next lecture. As you know, we have started chapter number 2, section reproduction in flowering plant of 12th class. We have done some topic of this chapter. Yesterday we have discussed about the various agents of pollination or the agents used for pollination by plants. The agents which are used for pollination by plants are बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक में एनिमल्स, इंसेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स यूज़ करते हैं, और एबायोटिक में नॉन लिविंग एजेंट्स आते हैं जैसे विंड, वाटर, एयर, देन नेक्स्ट अदर नॉन लिविंग एजेंट्स लाइक सॉइल. These are the some non-living agents which are used for the pollination. लेकिन सबसे कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट्स है विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट्स हैं एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट आर द बीज. हनी बीज जो होती हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ जो बीज हैं दैट आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. वो सबसे ज़्यादा जो है पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद हमने डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, जैसे एनिमोफिलस फ्लावर्स, एंटोमोफिलस फ्लावर्स, देन फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स एंटोमोफिलस, देन विच आर पॉलिनेटेड बाय द वाटर हाइड्रोफिलस. सो एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, एंटोमोफिलस, ये सारे जो फ्लावर्स हैं इनके आपने कैरेक्टरिस्टिक लर्न करने हैं, प्लस इनके पॉलन ग्रेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में आपने अच्छे से लर्न करना है. इसके अलावा हमने ऑरिंथोफिली के बारे में पढ़ा, द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द बर्ड्स. कायरोपटेरोफिली के बारे में पढ़ा, द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द बैट्स. तो इस तरह से हमने डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में डिस्कस किया कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब वो लिविंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए या नॉन लिविंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं. ये कल का लेक्चर था हमारा. अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में इसमें बता रखा है कि कैसे जो है वो पोलन और पिस्टिल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर जो मेल गमीट है वो फीमेल गमीट तक पहुंचते हैं, और कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को डिग्रेड करके या रोक के क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्लांट की फेवरेट बन जाती है या फेवरेट होती है, या प्लांट कोशिश करते हैं मैक्सिमम केसेस में कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो. तो ये हम डिस्कस करेंगे. जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दैट आर द हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग आपने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ऐसा फ्लावर या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हों. तो ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है दैट इज़ अ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर. तो मैक्सिमम फ्लावर तो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इसलिए उनमें कॉन्टिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है क्योंकि उसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स भी हैं और उसी के अंदर ओब्यूल भी है. तो अपने ही पॉलन ग्रेन अपने ओब्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं, दैट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. अभी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंड फॉर द इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी स्ट्रेंथ. कॉन्टिन्यूस जब सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती रहती है, अपने ही ओब्यूल को अपना ही पॉलन ग्रेन जब फर्टिलाइज करता रहता है बार बार कई जनरेशन तक, या फिर हर बार वो वैसा ही करेगा, तो इसकी वजह से उस पौधे की फर्टिलिटी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब कमी आना और इन ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी पौधे की या फिर उसकी फर्टिलिटी स्ट्रेंथ की कम हो जाती है आने वाली जनरेशन में. जैसे जैसे आगे से आगे सेल्फ पॉलिनेशन, एक जनरेशन में उसके सेल्फ पॉलिनेशन से उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन फिर सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगी तो थोड़ी स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी कम हो, फर्टिलिटी स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. ऐसे जैसे जैसे सक्सेसिव जनरेशन पास करती जाएंगी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी स्ट्रेंथ उस पौधे की या उस स्पीसीज की कम होती जाती है. सो सेल्फ पॉलिनेशन का ये मेजर डिसएडवांटेज है. तो कोई भी प्लांट ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी स्ट्रेंथ कम हो, तो उसको डिस्करेज करने के लिए और एंश्योर या फिर अपनी क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए पौधे जो हैं वो अलग अलग मेथड जो अडॉप्ट करते हैं. कुछ एक स्पीसीज क्या करती हैं, नंबर 1 वो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को सिंक्रोनाइज उनमें नहीं होती है. पॉलन अलग टाइम पे रिलीज होते हैं और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर या रिसेप्टिव होता है. तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है. हम वो मेथड पढ़ने जा रहे हैं 3 या 4 जिससे पौधे कैसे अपनी सेल्फ पॉलिनेशन, वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उसी में पोलन भी है, उसी में जो है वो ओब्यूल भी है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देंगे अपने अंदर. तो ऐसे वो कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे. नंबर 1
पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज मतलब सेम टाइम पे नहीं होगी। पोलन अलग टाइम पे रिलीज होंगे और स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा। पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव का मीनिंग है उनको कैच करने के या उनको अपने ऊपर लैंड करवाने के लिए तैयार होना। तो स्टिग्मा लेट तैयार होगा या पहले तैयार हो जाएगा पोलन ग्रेन के रिलीज से पहले, या फिर पोलन पहले रिलीज हो जाएंगे स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले या बाद में रिलीज होंगे। स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर या आफ्टर द रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन। तो ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि वो सिंक्रोनाइज नहीं है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन ग्रेन की रिलीज सिंक्रोनाइज्ड या एक साथ नहीं होगी। नंबर 2 क्या है, एंथरोस्टिग्मा दोनों की फ्लावर में पोजीशन अलग अलग होगी। पोलन ग्रेन मान लो नीचे है, स्टिग्मा की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, वो बाहर है, फ्लावर से भी बाहर हैंग कर रहा है, और जो पोलन ग्रेन है वो काफ़ी स्टिग्मा से नीचे वाली लेंथ पे हैं या इतने लंबे नहीं हैं कि स्टिग्मा तक ऊपर तक पहुंच पाएँ, जैसे चाइना रोज़ में देखा गया है। तो उस कंडीशन में पोलन ग्रेन जब डेहिसेस होंगे या रिलीज होंगे तो वो पोलन ग्रेन नीचे की तरफ गिरेंगे या फिर इतनी ऊपर की लेंथ तक जो है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टिग्मा एंड द एंथर आर नॉट एट द सेम पोजीशन इन द फ्लावर, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन अपने ही पौधे के जो अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा को टच नहीं कर पाते हैं। तो एक ये मेथड है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। थर्ड मेथड है टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अपने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है अपने ही पोलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करने देना, क्योंकि दोनों में जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है या दोनों में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, जिसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा जो अपने फ्लावर का है। किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आएगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अपने फ्लावर का पोलन ग्रेन वहाँ पे जो है वो जर्मिनेट अगर नहीं करने दिया जा रहा है स्टिग्मा के द्वारा तो उसको कहा जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इसको जीन्स कंट्रोल करते हैं जिसमें अपने ही सेल्फ पोलन को, द पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन या अपने ही स्पीसीज के दूसरे फ्लावर का जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो अपने ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर रहा है या नहीं करने दिया जा रहा है बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। आधर पोलन की जर्मिनेशन नहीं होने दी जा रही स्टिग्मा के ऊपर, या फिर पोलन जर्मिनेट कर भी गया तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने दी जा रही पिस्टिल के ऊपर या फिर पिस्टिल के अंदर। तो उसमें अपने पोलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा के ऊपर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाने के बाद या तो उसको जर्मिनेट नहीं किया गया, नहीं होने दिया गया, या जर्मिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं करने दिया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर कोई पौधा यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मान लो वो उस पौधे में मेल फ्लावर अलग प्लांट में लगे हुए हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में लगे हुए हैं, जैसे पपाया में होते हैं। पपाया के जो प्लांट्स हैं उसमें मेल प्लांट अलग होता है, उसके ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर ही लगते हैं और फीमेल वाले पे फीमेल फ्लावर ही लगते हैं। तो इसमें उन दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन होने के या ऑटोगैमी होने के चांसेस लेस रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेल फ्लावर थोड़ी दूरी पर लगा हो फीमेल फ्लावर से, या फिर दोनों जो हैं वो अलग अलग पौधे पे लगे हुए हैं तो वो जो है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, जेनेटिक डिफरेंस हो सकता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही जाएंगे। जब सेम फ्लावर में है तो ऑटोगैमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वो अलग अलग पौधे पे अलग अलग लगे हुए हैं फ्लावर तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनमें ऑटोगैमी हो पाती है ना उनमें जिटनोगैमी हो पाती है। आपने ऑटोगैमी और जिटनोगैमी के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। कैस्टर एंड मेज में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे होते हैं। आपने मेज में देखा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेज में जो फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स है वो टॉप पर लगते हैं इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में, और जो फीमेल फ्लावर है वो कॉब्स में होते हैं, और उनके बाहर जो कॉब बंद है या जो मक्की बंद होती है ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद जो सिल्की हेयर निकले होते हैं दैट आर द स्टिग्मा। तो वो फीमेल फ्लावर थे, उसमें अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि मेल अलग जगह पे लगा हुआ, फीमेल फ्लावर अलग जगह, लेकिन उनमें जिटनोगैमी होती है। जिटनोगैमी इज आल्सो अ टाइप ऑफ द सम, बट जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो अपने एक ही पौधे में मेल भी है, फ्लावर भी लगा हुआ है जो टॉप पे लगा है, फीमेल फ्लावर जो नीचे एक्सेल बर्ड में लगा हुआ है, तो अपने ही फ्लावर, अपने ही पौधे के पोलन ग्रेन मेल फ्लावर के निकल के फीमेल फ्लावर के फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो ये जिटनोगैमी है। एक फ्लावर में नहीं है दोनों चीज़ें, लेकिन लगी तो सेम पौधे पे ही हैं, मेल भी उसी पे लगे हुए हैं और फीमेल भी उसी पे लगे हुए हैं, तो जिटनोगैमी हो जाती है। तो ये समबट सेल्फ पॉलिनेशन भी है, समबट क्रॉस पॉलिनेशन भी है। तो लेकिन जो पपाया प्लांट है उसमें परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्योंकि मेल फ्लावर जो है वो अलग प्लांट पे लगते हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे लगते हैं। तो ये कुछ 4 या 5 तरीके हैं जिनके थ्रू पौधा जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर
अपने ही पॉलन को जो है अपने ही फ्लावर के सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं करने देता टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वो कौन कौन से थे? नंबर 1, दोनों में पोलन और स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होती है। पोलन पहले रिलीज हो जाते हैं या बाद में रिलीज होते हैं, स्टिग्मा पहले तैयार हो जाता है रिसीव करने के लिए या फिर बाद में पोलन रिलीज होने के बाद में तैयार होता है। तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग होती है, इसलिए दोनों आपस में एंथर जो है वो स्टिग्मा तक पहुँच ही नहीं पाते हैं या फिर स्टिग्मा जो है वो उनको कैच करने की पोजीशन में नहीं होता। थर्ड, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब पॉलन जर्मिनेशन करता है अपने ही स्टिग्मा के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर या फिर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको जर्मिनेट नहीं करने दिया जाता या फिर उसको ग्रोथ नहीं करनी दी जाती। या फिर नेक्स्ट मेथड है यू प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर ही अलग अलग लगे होते हैं, मेल फ्लावर अलग पौधे पर, फीमेल फ्लावर अलग पौधे पर। तो इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पॉलिनेशन होती है, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, तो ये गारंटी नहीं होती कि राइट पॉलन ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया हुआ है। वो पॉलन किसी दूसरी स्पीसीज़ का भी हो सकता है या फिर वो पॉलन ऐसा भी हो सकता है जो उस स्टिग्मा के साथ या उस फ्लावर के स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल नहीं है। रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन भी वहाँ लैंड कर सकता है। तो फिर कैसे पता चले कि इसको जर्मिनेशन करवानी है या नहीं करवानी? ये कौन डिसाइड करता है? पोलन और पिस्टिल के बीच में या पोलन और पिस्टिल के पास कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं, उनके ऊपर लेयर में जो पोलन की अपर लेयर है, बाहर की लेयर है, और जो पिस्टिल की सबसे वो टॉप मोस्ट लेयर है, वहाँ कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं दैट आर नोन एज S1 S2 प्रोटीन, S3 S4 प्रोटीन, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। अगर तो ये प्रोटीन सेम है, जैसे S1 प्रोटीन है पोलन ग्रेन के पास और स्टाइल या स्टिग्मा के पास भी S1 प्रोटीन है, तो S1 S1 कंपैटिबल नहीं है। अगर S2 प्रोटीन है पोलन ग्रेन के पास और स्टिग्मा के पास भी S2 प्रोटीन है, तो ये भी कंपैटिबल नहीं है। अगर सेम प्रोटीन होंगे इनकी सरफेस के ऊपर, अगर पोलन ग्रेन के पास भी S1 S2 है और आपके स्टिग्मा या स्टाइल के पास भी S1 S2 है, स्टिग्मा के पास भी S1 S2 है, तो दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो पोलन ग्रेन वहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर स्टिग्मा के पास मान लो S1 S2 जो कंपैटिबल प्रोटीन है और पोलन ग्रेन के पास S3 S4 है, डिफरेंट कंपैटिबल प्रोटीन है S3 S4, तो S1 S2 S3 S4 के साथ कंपैटिबल होते हैं। ये प्रोटीन आपस में कंपैटिबल है। S1 S2 इज कंपैटिबल विद द S3 एंड S4। कंपैटिबिलिटी का मीनिंग है कि ये एक दोनों के साथ जर्मिनेशन कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब S3 S4 वाला पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ और उस स्टिग्मा के पास S1 S2 कंपैटिबल प्रोटीन था, तो दोनों में कंपैटिबिलिटी फिट हो गई वो, और दोनों जो है वो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन कर गए और पोलन ट्यूब बन गई। लेकिन जब S1 और S3 वाला वहाँ पर लैंड हुआ, तो S1 वाला जर्मिनेट नहीं हुआ और S3 वाला जर्मिनेट हो गया, क्योंकि स्टिग्मा के पास S1 S2 प्रोटीन थे। जब S1 S2 पोलन ग्रेन वहाँ पर लैंड हुआ, तो जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उस स्टिग्मा के पास S1 S2 कंपैटिबल प्रोटीन थे। तो सेम प्रोटीन जो है वो कंपैटिबल नहीं है। अगर दोनों के पास सेम है तो वो कंपैटिबल नहीं है। इस तरह से स्टिग्मा के ऊपर ये जो प्रोटीन्स होते हैं और पोलन ग्रेन के पास ये प्रोटीन्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेशन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अगर रॉन्ग टाइप का आ गया, अगर सेम कंपैटिबल प्रोटीन वाला आ गया, S1 S2 ही पोलन ग्रेन और S1 S2 ही स्टिग्मा है, तो वो इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, उनमें जर्मिनेशन नहीं होगी। तो राइट टाइप जो है, जो पॉलिनेशन का राइट टाइप पोलन ग्रेन है, वो पिस्टिल डिसाइड करती है या फिर पोलन ग्रेन के और पिस्टिल के वो कंपैटिबल प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट करेगा और कौन सा पोलन ग्रेन वहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आ जाता है तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देती है, वो पोलन ग्रेन की वहाँ जर्मिनेशन नहीं करने देती। इस एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। तो ये जो पिस्टिल की एबिलिटी है, जिसके थ्रू ये डिसाइड करती है वो कि कौन सा पोलन ग्रेन वो रिजेक्ट करेगी और कौन सा एक्सेप्ट करेगी, ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूस डायलॉग हो रहा है। वो डायलॉग किसका हो रहा है? प्रोटीन्स का। उनके प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे हैं या प्रोटीन्स एक दूसरे को पहचान रहे हैं। अगर कंपैटिबल प्रोटीन है तो जर्मिनेशन हो जाएगी, इनकम्पैटिबल प्रोटीन है तो जर्मिनेशन नहीं होगी। एक तो प्रोटीन की वजह से हो रहा है, दूसरा हो रहा है केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन। जो पोलन के केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर
केमिकल्स जो हैं, कुछ एक केमिकल जो पॉलन के पास चाहिए, उन केमिकल को अगर स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो अगर देखता है कि यही केमिकल राइट टाइप के हैं जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए, तो वो उसको जर्मिनेट करने देगा। अगर वो केमिकल उसके पास नहीं है तो वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। बहुत सारे बोटेनिस्ट इसको आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं कि ऐसी क्या इंटरेक्शंस होती हैं पोलन और पिस्टल के बीच में कि जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस, पोलन की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हो जाती है। तो कुछ एक पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, कंपैटिबल प्रोटीन वाले, केमिकल्स वाले, लेकिन अभी भी रिसर्च चली हुई है कि ऐसे और कौन सी इंटरेक्शंस हो रही हैं पोलन और पिस्टल के बीच में। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा के ऊपर तो वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है थ्रू वन ऑफ इट्स जर्म पोर, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही ये जर्मिनेशन शुरू हो गई, इसके जो जर्म पोर है वहाँ से जो है वो पोलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाती है जर्मिनेशन के बाद, और वो पोलन ट्यूब जो है दैट इज़ अ एंड वो पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा से फिर स्टाइल से होती हुई फिर ओवरी तक जाएगी। तो जो पोलन ग्रेन के कंटेंट है वो भी उससे होते हुए नीचे तक जाएंगे। द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जैसे ही पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन शुरू हो गई, उसके अंदर जो गैमीट्स थे, मेल गैमीट्स, जर्नेटिव सेल का या वेजिटेटिव सेल का, वो भी उसमें मूव करना शुरू कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये डायग्राम जो है आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जो है वो गैमीट्स भी पोलन ट्यूब के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें आप डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए कि जो उसके गैमीट्स थे, ये पोलन ट्यूब आ रही है टर्न होके, तो इसमें ये जो पर्पल कलर के 2 गैमीट्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे 3 दिखा रखे हैं। किसी में 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, किसी में 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। यहाँ पे 3 जो दिखा रखे हैं वो पोलन ग्रेन के जो गैमीट्स हैं वो भी साथ के साथ पोलन ट्यूब के साथ वो है नीचे आना शुरू हो जाएंगे। उसके ऊपर जो है वो जर्मिनेशन के लिए, वो जर्मिनेशन के बाद जो है उनको पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया जाएगा। अब कुछ एक पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं, और कुछ एक पोलन ग्रेन जो हैं वो एंथर के अंदर से 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। एक बार रिकॉल करते हैं। अगर 2 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं या 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव एंड जर्नेटिव सेल। जर्नेटिव सेल जो है वो उसके बाद रिलीज़ होने के बाद जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है और उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है कि ये राइट पोलन है फर्टिलाइजेशन के लिए, और अब वो पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर सकता है, तो उसके बाद उसमें एक डिवीज़न और होती है, उसमें 3 सेल बनते हैं। उसमें एक सेल जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का रह जाता है या वेजिटेटिव सेल रह जाता है, और जर्नेटिव सेल फिर से डिवाइड करता है और 2 मेल गमीट बना देता है। तो इस तरह से उसमें 3 न्यूक्लियस या 3 सेल बन जाते हैं। 2 डिवीज़न करने के बाद जर्नेटिव सेल से बने और एक वेजिटेटिव बनता है। तो अगर वो 2 सेल स्टेज में रिलीज़ हुआ है तो वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा आफ्टर लैंडिंग ऑन द राइट टाइप ऑफ द स्टिग्मा एंड आफ्टर स्टार्टिंग द पोलन जर्मिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। तो वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं वो ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में, आपने पढ़ा है कि 60% पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं और 40% 3 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं। अगर वो 3 सेल स्टेज में रिलीज़ हुआ है तो उसके जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर ऑलरेडी 2 मेल गमीट एंटर हो जाएंगे और एक क्या एंटर हो जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है या वेजिटेटिव सेल जो है वो उसका न्यूक्लियस जो है वो एंटर हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या देखा गया है कि जो जर्नेटिव सेल के 2 मेल गमीट हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, और जो वेजिटेटिव सेल है वो बाहर ही रहता है। वो पीछे से वो कंटेंट जो उसको फूड चाहिए या उसको जो गाइडेंस चाहिए या उसको आगे जाने के लिए, मूव करने के लिए मेल गमीट को, या पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए जो जो उसको मटेरियल चाहिए वो पीछे से प्रोवाइड करवाता रहता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे जो है वो ओवरी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ 2 मेल गमीट ही उसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। सो इसमें लिखा हुआ कि जिसमें पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज़ होंगे उसमें पोलन ट्यूब सिर्फ 2 मेल गमीट को कैरी करेगी, और जो वेजिटेटिव सेल है उसका गमीट या उसका सेल जो है या उसका न्यूक्लियस जो है वो उस पोलन ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा जो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जैसे बाहर लैंड किया हुआ है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये पोलन ग्रेन जो है वो बाहर ही रहेगा, तो इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल भी यहीं रहेगा। जो पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है वो क्या जा रहे हैं, सिर्फ 2 मेल गमीट्स आर ट्रांसफरिंग टू द ओवरी। देन नेक्स्ट क्या है, पोलन ट्यूब जो है जैसे ही पहुंच जाएगी ओवरी तक, वो ओवरी के अंदर एंटर होने के लिए या तो माइक्रोपाइल एंड से जाएगी या चलेजल एंड से जाएगी। आइदर वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी या चलेजल एंड से एंटर करेगी। एंटर द ओव्यूल, अगर वो माइक्रोपाइल एंटर साइड से एंटर हुई है तो आपको पता है कि माइक्रोपाइल एंड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ 2 synergid and 1 egg, that is a then enter one of the synergid through the filiform apparatus.
तो अगर वो माइक्रोपाइल एंड से जा रही है तो वहाँ पे 2 सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट है। जो सिनर्जिड है उनके पास फिलीफोम अपरेटस होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिलीफोम अपरेटस का क्या काम है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि कैसे उसको एग सेल के पास तक पहुँचना है, उसके मेल गमीट को, और नेक्स्ट वाले सेकंड वाले मेल गमीट को पोलर न्यूक्लाई तक पहुंचना है। तो वो ये गाइडेंस का काम करती है कि पोलन ट्यूब को आगे कैसे ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर एंटर होना है। ये सारे इवेंट्स जो हैं ये सब होते हैं जब पोलन राइट टाइप का पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया हुआ है। देन पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये जो सारे इवेंट्स हमने पढ़े, पोलन का राइट टाइप ऑफ पोलन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, फिर पोलन ट्यूब का जर्मिनेट करना, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बाद उसका जो है वो सिनर्जिड के थ्रू अंदर तक आना, फिलीफोम अपरेटस का उसको गाइड करना, 2 मेल गमीट का ओव्यूल के अंदर तक आना, ये सारे इवेंट जो हैं दैट इज नोन एज अ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें पोलन रिकॉग्निशन की जो है उसके लिए बहुत सारे जो हैं वो प्लांट के स्टिग्मा और पोलन के ट्यूब में इंटरेक्शंस होती हैं। वो पोलन जो है वो अगर राइट टाइप की इंटरेक्शन हुई तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो हमने पहले ही पढ़ा कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म भी है, ये जीन्स भी इसमें डिसाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी आपको बता रखा है, ये आपके 12th एक्सपेरिमेंट के सिलेबस में भी है कि कुछ एक प्लांट के फ्लावर के नाम बता रखे हैं, पी, चिकपी, क्रोटलेरिया, बैल्सम, विंसा एटसेट्रा। आप इनकी ग्लास स्लाइड भी बना सकते हैं। हमें शुगर का सोल्यूशन बनाना है, 10% शुगर सोल्यूशन, उसकी एक ड्रॉप रखनी है स्लाइड के ऊपर, और उसके ऊपर इन प्लांट्स में से किसी के पोलन ग्रेन वहाँ पर डस्ट करनी है। तो 15 से 30 मिनट के बाद आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो उन पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो आप पोलन जर्मिनेशन को लाइव जो है वो माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं अपनी लैब में। उसके बाद नेक्स्ट है, एज ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफर जेनरा टू कंबाइन डिजाइन करेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटी। बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो वो उनकी मर्जी के पोलन ग्रेन उनकी ही चॉइस के स्टिग्मा के साथ या उन्हीं की चॉइस के ओब्यूल के साथ फर्टिलाइज हों, जिससे जो नेक्स्ट जनरेशन बने वो एक सुपीरियर वैरायटी हो, और ऐसा पॉसिबल भी है। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट्स द प्रोसेस इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब डिजायर्ड कौन से होंगे? डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर दोज विच आर ऑफ बेटर क्वालिटी। ब्रीडर हमेशा वही पोलन ग्रेन सेलेक्ट करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है? डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है अपने डिजायर्ड स्टिग्मा या डिजायर्ड ओब्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 प्रोसेस अचीव करनी है, 2 प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए, दैट इज़ द मैस्कुलेशन एंड पैगिंग टेक्निक। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने जो है वो चॉइस के पोलन ग्रेन को अपनी चॉइस के ओब्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं टू प्रोड्यूस द सुपीरियर वेराइटी और हाइब्रिड वेराइटी विच हैव द बेटर करेक्टर दैन देयर ओरिजिनल पेरेंट्स। तो इसके लिए उनको क्या मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए? एक मैस्कुलेशन की जाती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो। इसमें क्या किया जाता है? एंथर के मेच्योर होने पर उसकी ढेसन से पहले, पोलन ग्रेन उसमें से रिलीज होने के से पहले एंथर को फोर्सेप्स से काट दिया जाता है और उसमें सिर्फ स्टिग्मा ही रह जाता है या उसमें फीमेल पार्ट ही रह जाता है। सो रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर इट्स डेहिसेंस इज नोन एज अमेस्कुलेशन। अमेस्कुलेटेड फ्लावर को जिसमें से एंथर निकाल दिया गया, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें से एंथर निकाल दिए जाएंगे और सिर्फ सेंटर में स्टिग्मा रह जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो उसके बाद उसको बैगिंग कर दी जाती है, जैसे ये डायग्राम में दिखा रहे हैं कि इसमें क्या किया गया, एंथर निकालने के बाद स्टिग्मा को एक बैग से, जो बटर पेपर का बैग होता है, उससे कवर कर दिया जाता है और उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि किस दिन इसमें से एंथर निकाले गए और कब इसके ऊपर जो है वो बैगिंग की गई, स्टिग्मा के ऊपर बैगिंग की गई। सो एक टैग लगा दिया जाता है, डेट का, टाइम का या उस पर्सन का नाम लगा दिया जाता है। उसके बाद इस प्रोसेस से क्या होता है कि बैगिंग की प्रोसेस की वजह से जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है जो हवा में या पानी में किसी एजेंसी के थ्रू इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पाएंगे और इस बैग को तब तक लगा रहने दिया जाता है जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाता, वो रिसेप्टिव नहीं हो जाता। रिसेप्टिव होने पर जब हमें पता है कि इस फ्लावर का स्टिग्मा इतने दिनों बाद रिसेप्टिव हो जाएगा, तब इस बैग को हटाया जाएगा और हटाने के बाद जो हमारी मर्जी के या हमारी चॉइस के पोलन ग्रेन जो कलेक्ट किए हुए हैं ब्रीडर ने, उसको स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवा दिया जाएगा और उसके बाद बैग को फिर से टाई कर दिया जाएगा जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए। हमारे जो चॉइस के प्लांट्स थे जिनके हमने पोलन ग्रेन यूज़ किया और स्टिग्मा यूज़ किया, उनकी फर्टिलाइजेशन हो गए। बैग को दोबारा टाई कर दिया जाएगा जिससे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन
वहाँ आके जो है वो उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन ना कर जाए। तो दैट इज़ अ एमेस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ द एंथर इज एमेस्कुलेशन एंड द कवरिंग द स्टिग्मा टू प्रिवेंट इट्स अनकंटामिनेटेड पोलन ग्रेन टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर अनवांटेड या फिर जो पोलन ग्रेन हमें नहीं चाहिए कि हमारे स्टिग्मा के ऊपर फर्टिलाइजेशन करें, उसको रोकने के लिए टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, दैट इज़ नोन एज अ बैगिंग। उसको बैग से कवर कर दिया जाता है उसको। फिर उसके बाद अपनी चॉइस के पोलन ग्रेन से उसकी फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन करवाई जाती है और उसको रीबैग कर दिया जाता है दोबारा। फिर बैग उसके ऊपर टाई कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन होनी दी जाती है। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फीमेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर अलग है, उसमें मैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें क्या होता है कि फीमेल फ्लावर बड को, जब फीमेल फ्लावर बड कंडीशन में ही होते हैं तभी उनको बैग से कवर कर दिया जाता है कि जब वो ओपन होंगे तो उनका स्टिग्मा जो है वो भी जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई अनवांटेड पोलन जो आके फर्टिलाइजेशन या सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन ना कर पाए। तो इसलिए इसको बंद कंडीशन, जब वो बर्ड कंडीशन में तभी उसको कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पॉलिनेशन जो है वो हमारी चॉइस से होती है। हम जो पोलन ग्रेन चाहते हैं वही उसके ऊपर लैंड करवाते हैं और बैग को दोबारा रीटाई कर दिया जाता है या रीबैग्ड कर दिया जाता है। दिस इज द मेथड फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड द टू इंपॉर्टेंट टेक्निक आर एमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। देन नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो वो पोलन ट्यूब जो है वो एंटर हो चुकी है माइक्रोपाइल के थ्रू, सिनर्जिड के थ्रू अंदर जा चुकी है। अब उसको 2 मेल गमीट को लेके गई है वो, तो 2 मेल गमीट कैसे फर्टिलाइज होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। जो 8 जो है वो सेल हैं, लेकिन 7 उसमें क्या है न्यूक्लियस है, उनके साथ कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे। सो जैसे ही जो पोलन ट्यूब एंटर हुई सिनर्जिड्स के थ्रू, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, सिनर्जिड के थ्रू जैसे ही ये एंटर हुई पोलन ट्यूब, ये अपने साथ 2 मेल गमीट लेके आई है। एक मेल गमीट जो वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और बना देगा जाइगोट, और इस प्रोसेस को फ्यूजन ऑफ द वन मेल गमीट विद द एग सेल इज नोन एज अ सिनगैमी। आपको पता है कि एग सेल 2 सिनर्जिड के बीच में होता है, तो उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, उसको प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाएगा, और उसके बाद एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसको जाइगोट कहेंगे। जो एक मेल गमीट और है वो जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहे हैं, एक मेल गमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है, तो उनके साथ फ्यूज कर जाएगा और ये ट्रिप्लॉइड जो है वो एक सेल बना देगा जिसको कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और बाद में ये जो सेल डेवलप होगा 3 न्यूक्लियस वाला, इसको कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC। और ये जो न्यूक्लियस बना ये जो न्यूक्लियस बना जिसमें 3 न्यूक्लियस हैं, ये जो सेल बना सेंटर में जिसमें 3 न्यूक्लियस हैं, दैट इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज द इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, 2 पोलर न्यूक्लियाई के और एक मेल गमीट के, तो इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, बिकॉज इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज होंगे। सो 2 तरह की जो है वो फर्टिलाइजेशन हुई एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक हुई सिनगैमी और एक हुई ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि ये दो बार फ्यूजन हो रही है, एक सिनगैमी हो रही है जिसमें एग सेल और मेल न्यूक्लियाई जो फ्यूज कर रहा है और जाइगोट बना रहा है, दिस इज द वन फ्यूजन। एक फ्यूजन जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गमीट फ्यूज हो रहा है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो इन 2 फ्यूजन की वजह से इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो जो एंजियोस्पर्म है उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। जो सेंट्रल सेल है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद सेल्स का क्या होगा, जो सेंट्रल सेल है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और एंडोस्पर्म सेल जो है बाद में डेवलप होगा एंडोस्पर्म में और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूजन के बाद इन सेल का क्या होगा। जो ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है, जो बड़ा सेल है सेंट्रल सेल, दैट विल डेवलप इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सेल, और जो जाइगोट है दैट विल डेवलप इन टू द एम्ब्रियो। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, PEC और PEN कई बार पेपर में आ जाती है। ये जो 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन पर बना एक न्यूक्लियस दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है दैट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दैट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, और जो जाइगोट है दैट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द वन मेल गमीट विद द एग सेल। सो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है, तो आपको इन सारी जो टॉपिक्स आज पढ़े हैं हमने उसके नोट्स बनाने हैं, बिट डायग्राम्स। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अभी तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ी, अब है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट और एंडोस्पर्म सेल का क्या होता है, या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा रिविज़न करनी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।